कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज थोड़ा नया शर्ट पहने हैं, कैसे लग रहे हैं? थोपड़ा वोपड़ा कैसा लग रहा है? बढ़िया ना? हाँ चलिए। बैक लुक भी हाँ बढ़िया होगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12 को कंटिन्यू करते हुए। आज लेक्चर 13 होने वाला है और 13 लेक्चर जो है ये थोड़ी एडवांस लेक्चर है। जरा देख लीजिए क्या है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या चेंजेज कह दीजिए। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, एम्ब्रियो सेक में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। एम्ब्रियोजेनी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का विकास। एम्ब्रियो सेक नहीं, एम्ब्रियो का विकास। अब हम लोग न्यू जनरेशन में प्रवेश कर रहे हैं, फिर से नए प्लांट बनाना है, ठीक। उसके बाद देखिए एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बाद देखिए यहां मोटे से हेडिंग में है सीड। ये फाइनल रिजल्ट है। ये जब बन गया ना तो फिर प्लांट से नए प्लांट तैयार हो गया। ये है फ्रूट। और उसके बाद होता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इसको एकांतर पीढ़ी कहते हैं। पहले प्लांट हुआ करते थे, फिर सीड हुए, फिर सीड से प्लांट हुए, फिर प्लांट होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड होंगे, फिर सीड से क्या होंगे? प्लांट होंगे। वही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट सीड, प्लांट सीड, प्लांट सीड, प्लांट सीड, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और लास्ट में दिखाई दे रहा होगा द एंड। मीन्स जैसे ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग पढ़ लेंगे, इसका मतलब ये चैप्टर क्या हो जाना है? इसको फिनिश हो जाना है, खत्म। तो फटाक से ये सब जो है इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इनमें से हम लोग प्रारंभ करेंगे एम्ब्रियोजेनी या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से। लेकिन इससे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म होंगे जो पिछले लेक्चर से जुड़ी हुई है, उसको बताएंगे। फिर हम लोग आएंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ऊपर या एम्ब्रियोजेनी के ऊपर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 नोट कर लिए होंगे। तो आइए इन सबको हम इरेज करते हैं और छोटे छोटे टर्म को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी बहुत माहौल जो है रंगीन हो रहे हैं। शादी विवाह का माहौल चल रहा है, नाता उता भी आने लगे हैं, नहीं? तो बस आप समझिए कि दुख दूर ही होने वाले हैं। भोज भात एकदम जागृत हैं। लेकिन तकलीफ की बात है ये है कि एक दिन दो दो भोज पकड़ा रहे हैं। यही सबसे वाइटल समस्या है, भयंकर समस्या, गंभीर समस्या कि एक रोज और दो दो भोज। कैसे काम चलेगा? यदि वही अलग अलग होता ना, थोड़ी खुशी की माहौल होती। खुशी की माहौल अब भी है, पर थोड़ी व्यक्तिगत तकलीफ है कि बस एक ही रोज में निपटाना है दोनों को। तो आइए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म जान लेते हैं, फिर आएंगे इसके अंतर्गत। तो पहले देख लेते हैं हम लोग जायगोट। किसको? जायगोट को देख लेते हैं। तो जायगोट क्या है? तो यहां पर हम लिखते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज के प्रथम सेल को जायगोट कहते हैं। जायगोट किसे कहते हैं? स्पोरोफाइटिक स्टेज के प्रथम कोशिका को जायगोट कहते हैं। आइए यहां पर फिर देखें जायगोट के बारे में। जायगोट मेल गेमीट तथा फीमेल गेमीट लिख दे रहे हैं। फीमेल गेमीट के कोष्ठ में हम लिखना चाहेंगे एग या ओवम। वही है फीमेल गेमीट, एग या ओवम के फ्यूजन मीन्स संलयन, फ्यूजन
से जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण होता है। फिर यहां जान लीजिए, जायगोट का जब निर्माण होगा तो फिर जायगोट का यहां जायगोट जो होता है, जायगोट डिप्लॉयड होते हैं। जायगोट यहां लिख रहे हैं अंततः मीन्स लास्ट में सीड का विकास करता है। यही सीड तो बनाना है अपने एम्ब्रियोजेनेसिस में। ये छोटे छोटे टर्म है जिसके उपयोग होने वाले हैं, उन सबको जान लीजिए। ये जायगोट है तो इनको छापिए, फिर और देखते हैं। फटाक से छाप लीजिए। तो उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। तो चलिए इनको मिटाते हैं और दूसरी इवेंट देखते हैं। तो जायगोट को अंततः किस में बदल जाना है? सीड में बदल जाना मांगता है। नहीं, अड़ी बाबा छाप लिया होगा। हाँ हाँ छाप लिए होंगे, अड़ी बाबा है। चलिए आगे देखते हैं। इंडो स्पर्म, नहीं बाद में जाएंगे, पहले इंडो स्पर्म को जान लेते हैं मोटा मोटी। ये बनता कैसे है? जब मेल गेमीट, ये टर्म बता रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक। जब मेल गेमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है तो इंडोस्पर्म का विकास होता है। अब ये एंडोस्पर्म के बारे में पिछले लेक्चर में बताए थे। ये ट्रिपल एन होते हैं, मीन्स ट्रिप्लॉयड होते हैं, ठीक। तो ये बनता कैसे है? इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो का विकास होने लगता है ना, डेवलपमेंट होने लगता है, एम्ब्रियोजेनिक की बात होने लगती है, वैसे वैसे क्या होते हैं कि एंडोस्पर्म का भी विकास होता है। तो मेन कहानी जो चलेगा वो जायगोट के अराउंड चलेगा, जायगोट के इर्द गिर्द मेन कहानी वो है। ये तो सप्लीमेंट्री है। और ये एंडोस्पर्म काम क्या करता है? नहीं, एंडोस्पर्म जो है ये वास्तव में क्या है? नहीं, तो एंडोस्पर्म में क्या है? न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक पदार्थ हो जाता है। यह क्या है? पोषक है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। तो एंडोस्पर्म अंततः क्या हो जाते हैं? ये न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। तो फटाक से छापिए। इनको छाप लिए होंगे या नहीं छापे हैं तो छाप लो। 1 2 3 4 5 छाप लिए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे किसको? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, वीडियो अधिक लंबा ना हो, क्योंकि लिखने में तो समय लगेगा, बायोलॉजी है, भाषा है, तो इसलिए वीडियो को रोक करके लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे। कोई तकलीफ नहीं ना? कोई तकलीफ नहीं। तो चलिए देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का विकास। एम्ब्रियो को सबसे पहले जान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म का हिंदी होता है भ्रूणपोष।
एंडोस्पर्म का हिंदी नहीं जानते हैं, जान लीजिए, भ्रूणपोष। क्या कहता है, जायगोट, तो पहले बताया जायगोट कैसे बनता है। जायगोट से मैच्योर, मैच्योर मीन्स परिपक्व, एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण, जायगोट से परिपक्व भ्रूण, मैच्योर एम्ब्रियो विकसित होने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनी या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। आई बात समझ में? जरा देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को आप निश्चित देख करके आइए। फर्टिलाइजेशन के दो भाग हैं वीडियो के अंतर्गत, फर्टिलाइजेशन फर्स्ट और फर्टिलाइजेशन सेकंड। इन दोनों को आप देखें, यदि नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको हम आई बटन में या आई कार्ड में दे देंगे, देख लीजिए, आ गए होंगे। जस्ट इसके 5 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद फर्टिलाइजेशन के दूसरा पार्ट भी कहां पर आ जाएंगे? आई कार्ड में आ जाएंगे। दूसरी तरीका है, इसको हम एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो, और खोज करके उसको पढ़िए और फिर उसके बाद यहां पर आइए। तो क्या कहते हैं, जायगोट से मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक, देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट, डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है सुसुप्तता। जरा इनको समझिए, सुसुप्तता क्या होता है। आप गांव घर में देखे होंगे गेहूं, नहीं देखे हैं? सब एक घर में होता है जी। गेहूं, तो गेहूं क्या करते हैं हम लोग, बोते हैं, और गेहूं को, जैसे आजकल सीजन है गेहूं का, आजकल सीजन नहीं, सीजन लैप्स कर गया है, मैंने आज से 1-2 महीना पहले देखे होंगे, गेहूं तैयार करके थ्रेशरिंग करके उसको सुखा करके हम लोग ड्राम में रख देते हैं। ठीक, जैसे उसको हम ड्राम में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो होता क्या है कि अंकुरित नहीं होता है वो गेहूं ड्राम में देखे हैं गेहूं का पौधा होते हुए? नहीं होते हैं। जब उस गेहूं को हम क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं या नमी भूमि में रख देते हैं, तो गेहूं क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो जब तक गेहूं ड्राम में था, सूखा हुआ था, तब तक वो डोरमेंसी स्टेज में था। उसी को कहते हैं हम लोग सुसुप्तता अवस्था। क्या कहते हैं? सुसुप्तता अवस्था में था, उसको हम लोग सीड डोरमेंसी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लोग चना खाते होंगे सवेरे सवेरे, जब चना आपके पॉलिथीन में रखा हुआ है, मार्केट से खरीद करके लाए हैं, तब सीड में अंकुरन है? नहीं है। इसका मतलब वो डोरमेंट है, सुसुप्तता अवस्था में। जैसे उसको पानी में भिगोया, अब 1 दिन उसको छोड़ दिया, उसमें क्या आ जाता है, सूंग निकल जाता है। वही सूंग निकलने के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, वो निकल कैसे जाता है, वो कहां से निकलता है, उसी के बारे में तो पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पन्नी में रखा हुआ था, पॉलिथीन में रखा हुआ था, तब तक चना में अंकुरन नहीं हुए। इसका मतलब वो डोरमेंट था, सुसुप्तता अवस्था में था, सोया हुआ था एकदम। जैसे ही उनको पानी में भिगो करके रख दिए, पानी जैसे पड़ा, एकदम सीड के अंदर हुआ एक्टिविटी, जग गया, तरोताजा हो गया है। कौन मुझे जगाया है, कुंभकर्ण के जैसे। जैसे एकदम गुस्सा में आकर के इतना बड़ा बड़ा सूंग निकाल देता है, मीन्स जर्मिनेट कर जाना, अंकुरित हो जाना। अंकुरन से पहले क्या था, डोरमेंट। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट अंकुरित नहीं होता है, किस स्टेज में चल जाते हैं, सुसुप्तता अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तथा इंडोस्पर्म याद कीजिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस में इंडोस्पर्म का निर्माण किया था। इंडोस्पर्म एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है, बस डेवलपिंग जायगोट ही एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। आगे देखिए, अलग अलग प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भिन्न भिन्न प्रोसेस से होता है, एक जैसी सबकी प्रक्रिया नहीं है। यहां पर हम 2 प्रोसेस देखेंगे, आपको बता दें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस 2 तरह से होते हैं। हमारे यहां भी प्लांट 2 प्रकार के हैं। एंजियोस्पर्म की बात करें, मेनली हम लोग एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म भी 2 प्रकार के, एक मोनोकोटिलेडन और एक डाइकोटिलेडन। तो मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन को आपको समझाते हैं, इसको यदि नहीं छापे हैं तो छाप लीजिए और फिर उसको समझाते हैं, इसको इरेज करके। नहीं छापे हैं तो छाप लीजिए, 1 2 3 4 5 6 छाप लिए होंगे, मिटा दें। चलिए, आप लोगों को गाना आता है ना, बीच बीच में गाना भी सुनाइएगा, कभी कभी गाना सुना करके
सुन सुन करके पढ़िए, एकदम बढ़िया से गाना गाओ, पढ़ो। नहीं, गाना बढ़िया वाला गाना, थोड़ा इमोशनल वाला। आजकल वाला गाना नहीं गाना, एकदम गाना में कुछ है नहीं है, ढिंचिक 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 हो रहा है, नहीं कुछ है ही नहीं है, एकदम डगडम 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 हो रहा है, अब कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या मिलता है उसको। नहीं, ऐसे लगता है एकदम फड़फड़ा रहा है, एकदम प्राण उड़ रहा है एकदम जो। नहीं, पहले जमाने वाला गाना गाइए, पुराना जमाना वाला। तो आइए यहाँ पर समझाते हैं आपको गाना गाना नहीं, गाना गाना नहीं, कोटिलेडोनस। क्या समझाएंगे? कोटिलेडोनस। तो हमारे यहाँ एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, पहले उनको जान लीजिए। एंजियोस्पर्म ये प्लांट है, इसको नोट में कहीं लिखना, कॉपचा में लिख लेना, यहाँ के टॉपिक नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है मोनो कोटिलेडॉन, एक मोनोकोटिलेडॉन होते हैं, और दूसरा हो जाता है डायकोटिलेडॉन। डायकोटिलेडॉन इसको कहते हैं एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, इसको कहते हैं हम लोग द्विबीज। बीज है कि बीज लिख दिए जी, कमजोरी कमजोरी, एकदम थक थक कर रहे हैं, इसको बीज कहते हैं, बीज, इसको बीज कहिए, द्विबीज पत्री। आइए, एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री, ये पत्री वही है भोज उज खाने वाला नहीं, वाह भोज पर जो ध्यान है ना पूरे एकदम। हाँ, एक नाता क्या आ गया, बस भोज भोज। अरे भैया खुशी का माहौल है, डीजे उजे आएगा, थोड़ा उछल कूद होगा, नहीं तब फिर देखा जाएगा भोज उज। एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री। चलिए 2 तरह के ग्रेन्स दिखाते हैं, मीन्स दाने, अनाज के दाने। आ जाइए, जो आप देखते होंगे डेली के डेली। आजकल सीजन है मक्का, मेज का, नहीं हर एक गांव में देखे होंगे मेज, ठीक। और एक ले लीजिए मेज, भले ले लिया मेज, अच्छा किया, बढ़िया बात है। और एक चना ले लो, चना जानते हो ना, चना, चना उसको हम लोग गाँव घर में क्या कहते हैं, बादाम। नहीं, बादाम दूसरा चीज होता है, लेकिन उसको कहा जाता है। तो चना ले लीजिए, और दोनों को, चना ले लो, मूंग ले लो, कुछ भी ले लो। मकई को क्या कीजिए कि एक थोड़ा सा ठोस प्लेट पर रख दीजिए, उसको हल्का हल्का चोट दीजिए, हल्का हल्का, ऐसा नहीं कि पूरे पिसा जाए। और एक चना को भी ले लीजिए, उसको हल्का 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 ठोकिए। तो चना जो होता है वो 2 बराबर भागों में टूट जाता है, 2 बराबर भागों में टूट जाता है, ठीक। या उसको उंगली पर लेकर के ऐसे करके जोर से मसलेंगे ना, चुटकी बच जाएगा, नहीं तो जोर से मसलेंगे तो वो क्या हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है। लेकिन मकई को चुटकी में नहीं, ऐसे करके मस लो, कुछ नहीं होगा। जब उसको थकुचना चाहेंगे तो वो 1 भाग में नहीं, माने बराबर भागों में नहीं, कई भागों में विखंडित हो जाते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि मकई में बीजपत्र नहीं है, माने एक ही बीजपत्र है, अकेले है वो। जबकि चना में 2 बीजपत्र होते हैं। तो एक बीजपत्र वाले प्लांट के में एम्ब्रियोजेनेसिस, माने एम्ब्रियो का विकास एक अलग ढंग से होता है, और 2 बीजपत्र वाले चना वगैरह की जो बात की है, इसमें अलग ढंग से होता है, ठीक। तो ये 2 तरह के एम्ब्रियोजेनी हो गए, एक डायकोटिलेडॉन एम्ब्रियोजेनी और एक मोनोकोटिलेडॉन एम्ब्रियोजेनी। तो हम इस दोनों डायकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन के प्रोसेस को जानेंगे। फिर जो सीड बनता है, सीड बनेगा, सीड में से जड़ कहां से निकलता है और उसकी तना कहां से निकलती है, इस प्रोसेस को देखेंगे। वो बन कैसे जाता है, संपूर्ण प्लांट का रूप ले लिया, इनिशिएशन प्रारंभ कहां से होती है। तो उम्मीद है कि आपको डायकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन समझ में आए होंगे। एक आध और एग्जाम्पल दे दे, गेहूं, धान, ये सब क्या है, मोनोकोटिलेडॉन। मूंग, मटर, मीन्स दलहन पौधे जितने भी हैं ना, वो डायकोटिलेडॉन के अंतर्गत, तिलहन भी डायकोटिलेडॉन के अंतर्गत। जबकि अनाज, ग्रेन्स जिसको कहते हैं, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार,
ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? एक बीजपत्रीय मोनोकोटिलेडॉन के अंतर्गत। तो आइए प्रारंभ करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे। मोनोकोटिलेडॉन को अलग हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे, डाइकोटिलेडॉन को अलग हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे। तो प्रारंभ कर दीजिए डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियोजेनी। पहले किसको देखेंगे? डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियोजेनी। तो ऐसा करते हैं, इनको लिख लेते हैं, कुछ भाषा उषा है और फिर आपको समझा देते हैं। तो चलिए इनको पहले छाप लीजिए। तो चलिए हेडिंग दे दीजिए डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो। यहां पर क्या दे देंगे? एम्ब्रियो। छूट गया है डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो। अभी जस्ट समझाया है डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस को। ठीक समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं। चलिए डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो के बारे में जरा देखिए। ये थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखा हुआ है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक करके पहले लिख लीजिए, फिर इसको समझ लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या रोक देना है। 1 2 3 4 5 6 7 छाप लिए होंगे। चलिए इस प्रकार के एम्ब्रियोजेनी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, ये सॉरी एम्ब्रियोसेक नहीं, एम्ब्रियो। इस प्रकार के एम्ब्रियोजेनी में जायगोट का प्रथम डिवीजन, माइटोटिकली प्रथम डिवीजन ही नहीं बल्कि सारे के सारे डिवीजन क्या होते हैं? माइटोटिकली ही होते हैं। अब मियोसिस की कहानी खत्म। अब फिर मियोसिस होंगे जब ये सीड, ये बचवा जवान होगा, इनके शादी विवाह होंगे, इनके बाल बच्चे होने का जब बारी आएगा तब फिर मियोसिस होगा। अभी अब मियोसिस के बारे में एकदम कंसेप्ट ही हटा दीजिए कि अभी बीच में कहीं मियोसिस होगा। मियोसिस एक ही जगह पर होता है, उस जगह का नाम है जनरेशन बढ़ाना। जब पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को बढ़ाने का विचार हो ना, तो वहां पर मियोसिस होना ही होना है। ठीक, तो अब इसके बाद जो भी डिवीजन होगा वो कौन सी होगी? माइटोसिस। इसलिए लिखे माइटोटिकली होता है, जिसमें जायगोट पहले ट्रांसवर्स विभाजित, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल समझते हैं ना? ये देख लीजिए, ये हाथ है अपना, इसको हम ऐसे काटेंगे तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनली। इसको हम ऐसे काटेंगे अपने हाथ को तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स। तो क्या लिखेंगे? ट्रांसवर्स विभाजित होकर दो सेल का निर्माण करता है। जब एगो सेल है इसमें ट्रांसवर्स विभाजित हुआ तो दो सेल बना ना, यहां से ऊपर अलग है, यहां से नीचे अलग। तो कितने सेल हो गए? दो सेल हो गए। अब देखिए जरा सेकेंड एरो, माइक्रोपाइल, समझ रहे हैं? ये ओव्यूल है तो नीचे माइक्रोपाइल, ऊपर चलाजा। तो वास्तव में जो होता है चलाजा नीचे होता है और माइक्रोपाइल ऊपर होता है। फल को जो लटके हुए आप देखे होंगे, आम जो लटका हुआ है तो आम ऐसे करके लटका हुआ, ये डंठल है, यहाँ पर ये आम मौद है। ठीक, तो ये डंठल वाला भाग जो है ये वास्तव में ये अपना क्या है? ये माइक्रोपाइलर एंड है। और नीचे जो उसका लोलकी देखते हैं ऐसे करके नाक बढ़ा हुआ, वो क्या होता है? चलाजा होता है। आई बात समझ में? तो देखिए माइक्रोपाइल की ओर के सेल को बेसल सेल, जिसको डिनोट करेंगे फिगर में सीबी कहेंगे, सेल्स ऑफ बेस। तो बेसल सेल तथा चलाजा की ओर के सेल को एपिकल सेल मींस सीए, सेल्स ऑफ एपेक्स, तो एपिकल सेल कहते हैं। आइए बेसल सेल के सेकंड पॉइंट में। बेसल सेल मींस सीबी ट्रांसवर्स विभाजित होकर के 6 से 10 माने 6 से 10 सेल्स का लॉन्ग, लंबा सस्पेंसर, खिंचाव कर दीजिए इसको, सस्पेंसर बनाता है, माने चेन बनाता है। कितने सेल का? 6 से 10, 1 2 3 4 5, लंबा सेल 6 से 10 सेल का लंबा चेन बनाता है, जिसके सबसे ऊपरी सेल को, सस्पेंसर के सबसे ऊपरी सेल को भास्कुलर सेल, भास्कुलर सेल यही आगे जाकर के डेवलप करेगा किसका? भास्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, सिव ट्यूब, ईटीसी। 11th में पढ़ने के लिए ये यहाँ पर डेवलप हो गया ना। अब इसकी बेहतर जानकारी कहाँ लेंगे? 11th में लेंगे। तब 12th से फिर एक बार 11th जाइए और वहां भास्कुलर टिश्यू के बारे में जानिए। तो भास्कुलर, यहां से कहानी 11th की हो गई, यहां से किसके? 11th की। जान लीजिए भास्कुलर टिश्यू कहां से विकसित हुए हैं? तो जायगोट के बेसल सेल से, जायगोट के बेसल सेल से।
तो वास्कुलर सेल तथा सबसे निचली सेल को हाइपोफाइसिस कहते हैं। टर्म को याद रखेंगे, क्या कहते हैं इसको? हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब ये नहीं कहेंगे इसका नाम कैसे पड़ गया हाइपोफाइसिस, नहीं। हाइपो का मतलब उसे नीचे होता है, फाइसिस का मतलब बॉडी, निचली बॉडी, हाइपोफाइसिस। दूसरी बात यूं हाइपोफाइसिस को याद रखेंगे। अब कहेंगे तुम्हारा नाम सुमन कैसे पड़ गया, तुम्हारा नाम दिनेश महेश गुनेश कैसे पड़ गया, तो कहोगे कि नहीं मेरे नाना परनाना दादा परदादा जहां पर हमारे जन्म हुए थे तो उसी टाइम में मेरा नाम महेश रखा था। तो जब इसकी अध्ययन शुरू हुई थी ना तो इसका नाम इसका दादा परदादा क्या रखा था? हाइपोफाइसिस रखा था। यदि इसका नाम यहाँ सुधीर रख देता ना तो आज यहाँ पर हम लिखते उसे सुधीर कहते हैं। आई बात समझ में? तो उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। आ जाइए यहां पर देखते हैं हाइपोफाइसिस से रेडिकल, नीचे पिसर जाइए, अभी कुछ लिखा हुआ है, रेडिकल तथा रूट के का निर्माण होता है। रेडिकल, इससे जड़ विकसित होते हैं। यही रेडिकल है जो जड़ को विकसित करता है। कौन? रेडिकल। तो रेडिकल किससे बना है? बेसल सेल में हाइपोफाइसिस से। जायगोट के बेसल सेल के हाइपोफाइसिस से किसका विकास होता है? रेडिकुलर। रेडिकल से कौन विकसित होते हैं? जड़। जड़ माने रूट। ये रूट कैप क्या है? कैप माने टोपी, सही समझ रहे हैं? रूट कैप, रूट कैप। जड़ के जब कोई डेवलपिंग रूट होते हैं ना, नवनवेली रूट होते हैं, तो उसके जड़ के अगले सिरा पर क्या होता है? वो टोपी होता है ऐसे करके, ठीक? कैप। ये टोपी क्या करता है? जब ये जड़ मिट्टी में धस रहे होते तो यहाँ पर काफी कोमल, नाम से कोमल, एकदम देह दशा मटगर, तो क्या कहते हैं? काफी कोमल सेल पाए जाते हैं। तो जो मिट्टी में धसने के दरमियान ये डैमेज हो सकता है। तो भगवान जी ने ऐसा सोचा होगा, जो इस सब का जो इंजीनियर इस ये बनाया, तो वो इंजीनियर इसको सोचे होंगे कि आखिर ये जो कोमल है, ये जो मिट्टी में धसेगा तो ये तो डैमेज हो सकता है, तो इसे डैमेज होने से बचाना है। तो इस पर क्या क्या? एक मेटेलिक कैप लगा दिया। अच्छा, ये मेटेलिक कैप है, ये मेटल का कैप नहीं है, ये भी सेल है। तो एक हार्ड सेल, थोड़ा हार्ड सेल का एक टोपी पिन्हा दिया। अब जब ये सेल विकसित होगा तो पहले टोपी धसेगा, अब यहाँ सुरक्षित स्थान है, अब सेल धसेगा, टोपी गया सेल गया, टोपी गया सेल गया। तो रूट कैप का निर्माण करता है। रेडिकल से किसका निर्माण होता है? सबसे, इससे जड़ विकसित होते हैं। आइए नीचे, सस्पेंसर, यही लंबा चेन 6 से 10 सेल जब बन रहे होते हैं ना, जब इनकी विकास हो रही होती है, सस्पेंसर डेवलपमेंट के दौरान, जब सस्पेंसर का विकास हो रहा होता है, एक के बार तो 6 से 10 सेल नहीं बनाना होगा ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, जब ये बन रहे थे, इसकी लंबाई बढ़ रही थी, तब इन्होंने क्या किया? इम्ब्रियो को, यहां ओ छूट चुका है, ठीक, इम्ब्रियो को इंडोस्पर्म में, इसमें इंडोस्पर्म में, नीचे देखे होंगे, ये देखिए यहां पर नीचे जायगोट, ओव्यूल को एकदम माइंड में लीजिए, ओव्यूल को, नीचे मैक्रोपाइल के, और इधर कौन चला गया? सिनर्जिट्स, इधर सिनर्जिट्स, ये फीमेल गेमेट, ये फीमेल गेमेट में मेल गेमेट घुसा, फर्टिलाइजेशन हुआ, बन गया जायगोट। अब ये जायगोट क्या करेगा? एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। अब ये एम्ब्रियो जो है संपूर्ण, अभी ये पूरा कहानी जो है ना, ये एम्ब्रियो की कहानी चल रही है। माने ये जो बेसल सेल, एपिकल सेल, ये सारे की सारी बातें देख रहे हैं ना, यही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है। तो ये संपूर्ण सिस्टम को क्या कर देता है? और ऊपर देखोगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस जब फ्यूज करता है तो क्या बनाता है? इंडोस्पर्म बनाता है। माइंड में लीजिए ओव्यूल के स्ट्रक्चर को, ऊपर जब वो फ्यूज कर गया तो इंडोस्पर्म बन गया, ये नीचे में जायगोट। अब जायगोट को क्या कर देता है? धकेल देता है इसमें। तो कहां चला गया? ये इंडोस्पर्म के बीच में। वही बातें यहां कह रहे हैं कि सस्पेंसर डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो को इंडोस्पर्म में धकेल, यहां पुश, धकेल देता है, जहां काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, पोषक पाए जाते हैं। क्यों धकेल देता है? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जब एनर्जी नहीं होंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, शरीर लंबा, पेट इधर बढ़ेगा, देह इधर बढ़ेगा। कुपोषण के शिकार लोगों को नहीं तो ऐसे करके चलता, ऐसे हो जाता है, उसे कहते हैं कुपोषण का शिकार। तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसलिए ये सस्पेंसर क्या करता है? उसको धकेल देता है। भोजघर में जाइए, वहां पर काफी खाना पीना है, वहां पर खाइएगा, भोज हो रहा है।
तो ये कहानी हुई अभी किसकी? बेसल सेल की। अब रह गए कौन? एपिकल सेल। ये क्या करता है? ये तो कर दिया किसका निर्माण? रेडिकल का, रूट का। फिर इसका स्ट्रक्चर, इसको रे डायग्राम में भी देखेंगे हम लोग कैसे होता है। तो अब इनको छाप लीजिए। बेसल सेल की कहानी हो चुकी है। अब कुछ कहानी किसके बारे में लिखेंगे? एपिकल सेल के बारे में। इसी तरह से लंबा चौड़ा भाषा लिख देंगे और फिर आप उनको छाप लेंगे, फिर उनको हम समझा देंगे। नहीं ना, तो नहीं छापे हैं तो छाप लीजिए, इनको मिटाएंगे। और यदि छाप लिए हैं तो इसके लिए धन्यवाद, बधाई हो। तो इसको मिटा रहे हैं, फिर उसको लिखेंगे एपिकल सेल के बारे में। तो चलिए, इनसे पहले हम लोग देखे थे बेसल सेल के बारे में। अब देख रहे हैं किसके बारे में? एपिकल सेल के बारे में। जरा देखिए, एपिकल सेल जिसको सीए कहते हैं, सेल्स ऑफ एपेक्स। एपिकल सेल विभाजित होकर के, पहले तो एगो सेल था, वो 2 बना होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, विभाजित होकर 16 सेल्स का निर्माण करता है। यहां सेल्स हो जाएगा, 16 सेल्स का निर्माण करता है, जिसमें से 8 सेल्स पेरिफेरल रीजन मीन्स परिधीय क्षेत्र तथा 8 सेल सेंट्रल रीजन माने केंद्रीय क्षेत्र। कहने का मतलब कि 8 गो सेल है जो वो बीच में रह गया और 8 गो सेल उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो चारों तरफ से जो घेर लिया वो पेरिफेरल रीजन, और बीच में जो रह गया वो केंद्रीय रीजन, सेंट्रल रीजन। तो सेंट्रल केंद्रीय क्षेत्र में व्यवस्थित हो जाता है। इस 16 सेल्स इम्ब्रियो को, अब इम्ब्रियो में एपिकल सेल विभाजित होकर के कितने सेल का निर्माण किया? 16 का। तो इस 16 कोशिकीय इम्ब्रियो को ग्लोबुलर इम्ब्रियो कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्लोबुलर इम्ब्रियो में कितने सेल्स होते हैं? तो 16 सेल्स होते हैं। 16 1 पर 6। सेंट्रल 8 सेल्स विभाजित होकर, फिर ये विभाजित होंगे। पेरीब्लेम एक टर्म है, पेरीब्लेम, आगे देखिए इसका काम क्या होता है। तथा प्लेरोम का निर्माण करता है, सेल्स का नाम है, जो हाइपोकोटाइल तथा कोटिलेडॉन का विकास करता है। इसे पेरीब्लेम तथा प्लेरोम से किसका विकास होता है? हाइपोकोटाइल। अभी आपको हाइपोकोटाइल दिखाएंगे, आप देखिएगा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल तथा कोटिलेडॉन का विकास करता है। यहां देखिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो मीन्स 8 कोशिकीय एम्ब्रियो हार्ट शेप में विकसित होता है। जब यह 8 सेल का हो गया तो अब यहां से जब विकास शुरू होगा तो उसका किस शेप में होगा? हार्ट शेप में। देखे होंगे हृदय का विवाह शादी में लोग बनाते हैं और उसमें तीर मार देते हैं, जख्मी दिल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट। आई बात समझ में? ऐसे करके तो उल्टाइए इसको, तो इसका ये 2 नोब हो गया, ऐसे करके ना, वो ऐसे करके बनाता है, ऐसे 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 करके, ऐसे। हाँ हाँ, देखिए ऐसे करके, ये ऐसे करके शिप होता है नहीं। तो ये जो देखिए इस साइड ये वाला भाग, इस साइड ये वाला भाग, तो ये इसके 2 एक्सिस हो गए। कौन कौन? ये और ये, इनके कितने एक्सिस हो गए? इनके ये 2 एक्सिस हो गए, ये और ये 2 एक्सिस। तो इसी एक्सिस से हार्ट शेप में विकसित होता है। ऐसे अब ये बढ़ते जाएगा, ये एक्सिस नीचे की ओर और ये एक्सिस नीचे की ओर। तो जरा देखिए में विकसित होता है, जिसके दोनों एक्सिस अभी बताए ना, किसके दोनों एक्सिस कौन कौन? ये हार्ट है तो इसका एगो एक्सिस नीचे की ओर लड़क रहा है और एगो एक्सिस नीचे की ओर लड़क रहा है। इसके दोनों एक्सिस अंततः 2 कोटिलेडॉन में विकसित हो जाते हैं। यही 2 कोटिलेडॉन है बीज पत्र, चना में जो देखते हैं बीज पत्र, यही 2 बीज पत्र में क्या हो गया? विकसित हो जाते हैं। हार्ट शेप एम्ब्रियो के दोनों एक्सिस के ज्वाइंट, ये देख लीजिए, हाँ ये हो गया, ऐसे करके बनाते हैं। ये देखिए यह एक एक्सिस, अंगूठा एक एक्सिस है और ये अंगूठा दूसरा एक्सिस है। यहां पर देखिए ये दोनों, यहां पर देखो नाखून, ये टिप के पास ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट है टिप के पास। यहां देखिए ये टिप के पास ज्वाइंट है, नहीं यहां पर ज्वाइंट है कि नहीं है? हाँ यहां पर ज्वाइंट है। तो इसी ज्वाइंट से, इसी को क्या कहते हैं? एक्सिस के ज्वाइंट से प्लूम्यूल का विकास होता है। प्लूम्यूल क्या है? इससे सूट सिस्टम, तना तंत्र का विकास होता है। यदि आप खेतीहर परिवार से हैं, जानते हैं ना
किसान परिवार से। यदि आप बिजनेसमैन के परिवार से हैं तो यहाँ की जो बातें हो रही है आपको समझ में आने वाले में से नहीं है। आपको दिखाएंगे, ले चलिए, चलिए खेत में चलते हैं, झिंगा रोप दीजिए, कदवा रोप दीजिए, इत्यादि वगैरह रोप दिया है, लगा दिए है पौधा। हाँ, तो खास करके देखे होंगे जब कद्दू का पौधा निकलता है तो ऐसे करके 2 गो पत्ता होता है उसमें, ऐसे करके दोनों बीज उसको ढकले रहता है, बीज का बीज चोल जो होता है ऐसे करके उसको ढके होते हैं, और यहाँ से 2 पत्ते निकलते हैं। पत्ते देखे होंगे एक ही पॉइंट से निकलते हैं, देख लिए हैं? तो ये जिस पॉइंट से ये पत्तियां निकली है यही तो इसका विकास किया है, यही तो है। और ये नीचे देखे होंगे लंबा सन का डंठल होता है, और फिर यहाँ से जड़ निकले होते हैं। तो ये लंबा जैसे डंठल जो है इसको एम्ब्रियोनिक स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम। ये लंबा डंठल है कौन? यही तो है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो इनको फटाक से आप छाप लीजिए, 2-4 लाइन और लिखेंगे, फिर इनके फिगर बना देंगे और इस कहानी को यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। फटाफट छापिए, फटाफट। हाँ, तो चलिए 2 लाइन बच गए हैं। प्लूम्यूल से प्राइमरी सूट, सूट का मतलब तना, और सूट सिस्टम बने तना तंत्र, समझ गए? सूट बने कपड़ा नहीं पहनने वाला, सूट सिस्टम ये पौधे का कपड़ा है, का विकास होता है, तथा रेडिकल से प्राइमरी रूट का विकास होता है। रेडिकल तथा कोटिलेडोन, कोटिलेडोन अभी बताए थे ना, ऐसे करके, हाँ, ये वाला कोटिलेडोन, ये वाला कोटिलेडोन, इधर हो जाता है रेडिकल। तो यहां से रेडिकल से कोटिलेडोन ये जो दूरी है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम, मीन्स भ्रूण तना कहते हैं, जो वास्तव में क्या होता है, हाइपोकोटाइल होता है। लास्टिंग फेज में है। अब इन सबको एक छोटा सा फिगर के माध्यम से दिखा देंगे, फिर बुझा देंगे, मैंने 2 से 4 मिनट और बने रहिए। तो इनको फटाक से छाप लीजिए, फोटो बनाते हैं। तो देख लीजिए कितने जिलेबी उलेबी यहां पर बना हुआ है, नहीं? तो अभी तक में जितना भाषा पढ़े थे डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में, उसी को यहाँ पर हम लोग रे डायग्राम से देख रहे हैं। आइए फटाफट समझ लेते हैं। ये जायगोट है, जायगोट का ऊपर वाला भाग मैक्रोपाइलर एंड, नीचे चलाजर एंड। ये ओव्यूल में पोजीशन डिसाइड की जाती है। ये 2 भाग में बटा, मैक्रोपाइल की ओर सीबी, याद कीजिए बेसल सेल, चलाजा की ओर सीए एपिकल सेल। अब सीबी क्या किया कि लॉन्ग 6 से 10 लॉन्ग सस्पेंसर का निर्माण किया, डिवाइड करके। सबसे ऊपर वाला वास्कुलर सेल बताए थे 11th में, जाइलम, फ्लोएम इत्यादि इसी से डेवलप होता है। नीचे वाला क्या हो गया, हाइपोफैसिस। फिर ये देखिए जस का तस रह गया है सीए। अब कहानी करते हैं, किसको कांस्टेंट करते हैं? नहीं, बस मैथमेटिक्स है, एक राशि को कांस्टेंट करो, दूसरा को चलाओ, दूसरा को कांस्टेंट करो, अगला को चलाओ। इसको कांस्टेंट कर दिए। ये कहानी इसकी नाम नहीं लिखे चूंकि यहाँ लिख चुके हैं। अब आइए यहाँ पर ये देखिए सीए एपिकल सेल। एपिकल सेल को डिवाइड किए कितने भागों में? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भाग में डिवाइड हो गया है? 8। अंदर भी 8। तो 8 पेरिफेरल, 8 सेंट्रल। इस 16 को उसके स्टेज को क्या कहते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। आइए ग्लोबुलर एम्ब्रियो विकसित हो जाता है। ये ऊपर वाला देखिए, ये सस्पेंसर, ऊपर वाला वास्कुलर सेल यहां पर आ गया, ये ऐसे करके, ये सस्पेंसर, यहीं पर ये हाइपोफैसिस, ये वाला सेल यहां पर देख लीजिए, दोनों हाथ को देखो, ये देख रहे हो, ये एपिकल सेल, हाइपोफैसिस। ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये जरा देखिए हार्ट शेप में, यही तो कह रहे थे तभी से, ये दोनों एक्सिस है इसके, 2 एक्सिस ऑफ हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये दोनों एक्सिस है, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। देखिए ज्वाइंट ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस का क्या है? ये ज्वाइंट पॉइंट है। आइए इसको बढ़ाए हैं, काफी बढ़ाए, काफी लंबा चौड़ा किया है। यहां पर देख लीजिए वास्कुलर सेल, वो वाला देख रहे हैं। सबसे यहां पर देखिए, सबसे निचली सेल, 2 ही सेल दिखाएं। सबसे नीचे वाला हाइपोफैसिस, किसका विकास किया? रेडिकल का। अब आ जाइए यहां से, ये लंबा वाला भाग देखिए, परिभाषा लिखे थे, प्लूम्यूल से लेकर के और रेडिकल तक के, या कोटिलेडोन से लेकर के रेडिकल तक के बीच के रीजन को क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। यहां पर लिख दिया है हाइपोकोटाइल। यहां से देखिए 2 आर्म निकले हैं, ये एक आर्म रंगीन देख रहे हैं, ये एक आर्म, क्या लिखे? एक्सिस। इसी को क्या कहते हैं? कोटिलेडोन। संख्या कितनी है इनकी? 2। तो नाम पड़ गया डाइकोटिलेडोनस।
ये वाला ज्वाइंट पॉइंट देखिए, ज्वाइंट ऑफ एक्सिस, इसका क्या नाम है? प्लूम्यूल। यहीं से किसका विकास होता है? शूट सिस्टम का। आइए यहां पर सीड को अंकुरित किए। ये तो अपना सीड हो गया, सीड को जमीन में लगा दिए हैं। आप देखेंगे जब नए नए सीड होते हैं करेला का, झींगा का, उसका पौधा देखोगे ऐसे होता है। उसको उखाड़ लेना, एगो को बर्बाद कर देना है, ठीक? उखाड़ लेंगे, नीचे जड़। वास्तव में ये क्या था? रेडिकल। ये कहां से विकसित हुआ है? इस पॉइंट से, यहां पर इस पॉइंट से, हाइपोफाइसिस रेडिकल, इस पॉइंट से विकसित हुए हैं जड़। ये बीच वाला क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेम, हाइपोकोटाइल। जरा देखिए, ये वही बीच वाला भाग हाइपोकोटाइल। ये ऊपर वाला देख रहा है टू एक्सिस ऑफ हर्ट्स एम्ब्रियोसेक या एम्ब्रियो, क्या नाम हो जाएगा इसका? कोटिलेडॉन। ये दोनों कोटिलेडॉन, ये एम्ब्रियोनिक लीफ बन जाता है। क्या बन जाता है? एम्ब्रियोनिक लीफ। इसी में देखे होंगे ये बीज। यहां पर देखिए दोनों एक्सिस जहां से जुड़ा हुआ है नाम क्या है? प्लूम्यूल। दोनों एक्सिस जहां से जुड़ा हुआ है नाम क्या है? प्लूम्यूल। तो यही है रे डायग्राम की कहानी और डायकोटिलेडोनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो समय ज्यादा होने के कारण इनको फटाक से पहले छाप लीजिए। 1 2 3 4 5 6। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो समय अधिक हो जाने के कारण मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है? इसको रोकना पड़ रहा है। तो आज हम लोग जाने डेवलपमेंट ऑफ डायकोटिलेडोनस एम्ब्रियो। अगले लेक्चर में जब आएंगे तो जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो, और इसके एग्जाम्पल भी बता चुके हैं। डायकोटिलेडोनस एम्ब्रियो के कौन कौन एग्जाम्पल हैं? जितने भी दलहन और जितने भी तेलहन पौधे हैं, मूंग, अड़हर, चना वगैरह वगैरह, सरसों जो भी है, ये सब डायकोटिलेडोनस है। सब में इसी तरह से विकास होता है, ठीक? तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप अपने पठन पाठन को जारी रख सकें। यदि आप पुराने हैं तो मित्रों में वीडियो को शेयर कर दें, कम से कम लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको पसंद आए या नहीं आए, समझ में आए नहीं आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें और पठन पाठन करते रहें। धन्यवाद।